हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सी सेट रिविजन थ्रू PYQs की हमारी ये सीरीज़ चल रही है और इसमें हम लोग डे 5 में आज आ चुके हैं और आज हम लोग नंबर सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। अभी तक हम लोग एवरेज देख चुके हैं, HCF LCM देख चुके हैं और नंबर सिस्टम को भी हम लोगों ने 2 क्लासेस में देख लिया है। तो आज हम लोग फिर से नंबर सिस्टम ही कंटिन्यू करेंगे और कल यानी कि नेक्स्ट पार्ट के साथ नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सीधे क्वेश्चंस में आते हैं। ये है आज के दिन का पहला क्वेश्चन और उम्मीद मेरी आप लोगों से वही है कि जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ आप वीडियो पॉज कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आंसर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तभी इस सीरीज़ का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए तो ये क्वेश्चन है। अगेन आप इस क्वेश्चन को रीड करें, वीडियो पॉज करें और ट्राई टू गिव द आंसर। मैं इसका आंसर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच नंबर अमंगस्ट 2 raised to the power 40, 3 raised to the power 21, 4 raised to the power 18 and 8 raised to the power 12 is the smallest। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ठीक है, देखो ये दो तो ठीक है, इनको ऐसे ही रहने दो। ये जो 4 raised to the power 18 है, 4 को आप 2 raised to the power 2 लिख सकते हो। ठीक है, उस पूरे की पावर 18, दैट मीन्स एनीथिंग। और आपको एक ये एंटिटी जो है वो इसमें पता होगी एक्सपोनेंट्स में कि a की पावर अगर b है और इस पूरे की पावर अगर c है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दैट इज दिस बिकम्स a पावर bc, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर सिमिलरली 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 18, दिस बिकम्स 2 पावर 36 है ना। यहाँ पर सिमिलरली 8 की पावर 12, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर 12, अगेन बाय दैट सेम एक्सप्रेशन दिस विल बिकम 2 टू द पावर 36। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपसे पूछा गया है इनमें से सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब देखो ये दोनों तो बराबर हैं, 2 रेज टू द पावर 36, 2 रेज टू द पावर 36। ये है 2 रेज टू द पावर 40। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 रेज टू द पावर 36 जो है वो 2 रेज टू द पावर 40 से तो छोटा ही होगा, यानी कि ये स्मॉलेस्ट हो नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है कि 3 रेज टू द पावर 21, आपको चेक ये करना है कि 3 रेज टू द पावर 21 और 2 रेज टू द पावर 36 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को अगर आप लॉजिकली थोड़ा सा देखो, अगर ये छोटा है, अगर 2 रेज टू द पावर 36 छोटा है, लेट्स से अगर इफ, तो फिर आंसर सी और डी दोनों हो सकते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है ना, ये दोनों की वैल्यू तो सेम है। अगर ये छोटा है तो दैट मीन्स आंसर इज सी एंड डी बोथ, बट ऐसा तो हो नहीं सकता, आंसर हैज टू बी 1। सो बाय गोइंग बाय दैट लॉजिक दिस इज स्मॉलर। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 21 इज स्मॉलर। अगर आपसे पूछा जाता कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट, तो आप नहीं बता सकते थे क्योंकि 2 रेज टू द पावर 36, 2 रेज टू द पावर 40, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 40 और 3 रेज टू द पावर 21 में कौन सा बड़ा है आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, मतलब एज पर दी एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट या एग्ज़ाम के टाइम पर आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, अदरवाइज़ ये तो फिर लॉग वगैरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है, बट एग्ज़ाम में आप वो चीज़ें नहीं कर सकते, तो इन द एग्ज़ाम सिनारियो दैट क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व। बट क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है और थोड़ा सा अगर आप लॉजिक से चलें तो यू कैन गेट दी आंसर। ठीक है, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था इसी तरीके का, है ना, 1/6 टू द पावर -2, है ना, ऐसा करके देखा था कि उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर है बात। और मैं आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ ना, वो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ या ये भी मैं बताते चलूँगा साथ साथ कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप एग्ज़ाम कंडीशन में या एग्ज़ाम के टाइम पर वाकई में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका अगर आप इंटरनेट पर सॉल्यूशन देखोगे आपको कहीं ना कुछ मिलेगा, है ना। एग्ज़ाम हो जाने के बाद, क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद आप या कोई भी किसी भी तरीके का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट वहाँ पर वो लगा सकता है और फिर वो आपसे कहेगा कि आपको एग्ज़ाम में ये सोचना चाहिए था, इस तरीके से सोचना चाहिए था, बट इन द एग्ज़ाम कंडीशन दोज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है।
इसलिए आप अपना जो सोचने का तरीका है उसको जितना लेमैन तरीके से रख सकते हो, है ना, और उस लेमैन तरीके से सोचते हुए आप जितने सवाल सॉल्व कर सकते हो वो आपके काउंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बहुत हाई फाई कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में लग रहा है या कोई बहुत हाई ऑर्डर की थिंकिंग लग रही है और आप अगर ये एक्सपेक्ट करो या कोई भी ये एक्सपेक्ट करे कि आप एग्जाम में उस तरीके से सोच के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना, यह कर लेना चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन है इज एक्स एन इंटीजर, क्या एक्स जो है वो एक इंटीजर है, दिस इज द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है x/3 इज नॉट एन इंटीजर और स्टेटमेंट 2 कह रहा है 3x इज एन इंटीजर, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है वो बड़ा सेट है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को लेंगे इंडिविजुअली। x/3 इज नॉट एन इंटीजर, x/3 इंटीजर नहीं है, ओके। x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो लेट्स से x/3 इज 1.5, कुछ भी रैंडम वैल्यू मैंने मान ली, इंटीजर नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आई गेट x इज इक्वल टू 3 इंटू 1.5 दैट इज 4.5, दिस इज नॉट एन इंटीजर, है ना, इंटीजर नहीं है। तो यहाँ से मतलब x इज नॉट एन इंटीजर। और अगर मैं x/3 को इज इक्वल टू 1/3 ले लूँ तो फ्रॉम हेयर आई गेट x इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू इंटीजर। तो यानी कि x/3 अगर मेरा इंटीजर नहीं है, ठीक है, x/3 इज 1.5, x/3 इज 1/3, दे आर नॉट इंटीजर्स। तो उस कंडीशन में एक बार मैंने देखा कि x इज इक्वल टू 4.5 विच इज नॉट एन इंटीजर, एंड एक बार मैंने देखा x इज इक्वल टू 1 दैट इज इंटीजर। यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 का अगर मैं यूज कर रहा हूं तो इज x एन इंटीजर, क्या x इंटीजर है, मुझे इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन विल नॉट गिव यू द आंसर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप स्टेटमेंट 2 की बात करें, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 3x इज एन इंटीजर, 3x एक इंटीजर के बराबर है। तो लेट्स से 3x इज इक्वल टू 33, 33 इज एन इंटीजर, 3x इज इंटीजर। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 33/3 दैट इज 11, और इसका मतलब है x इज एन इंटीजर, है ना। 33 अगर है 3x की वैल्यू तो x की वैल्यू 11 है, दैट मीन्स x इज इंटीजर। और दूसरा कंडीशन आप ले लें, लेट से 3x इज इक्वल टू 10, है ना, 10 इज ऑल्सो एन इंटीजर। यहाँ से यू विल गेट x इज इक्वल टू 10/3 विच इज नॉट एन इंटीजर, विच इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो अगेन अगर मेरा 3x इंटीजर है, 3x इज 33 दिस इज इंटीजर, 3x इज 10 दिस इज ऑल्सो इंटीजर। तो एक बार इस केस में भी एक बार मेरा x इक्वल टू 11 आ रहा है विच इज इंटीजर, और यहाँ पर एक बार x इक्वल टू 10/3 आ रहा है विच इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यूज जो है वो रेंडमली मैंने सेलेक्ट की है, आप कुछ भी रख के देख सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर यानी कि स्टेटमेंट 2 से भी ये आंसर नहीं आ रहा है। अब आप इसको कंबाइन भी अगर करते हैं तो इसी तरीके की कुछ वैल्यूज आप लोग लेंगे, है ना। अगर आप स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन भी करते हैं तो इसी तरीके की आप कुछ वैल्यूज लेंगे, x/3 और 3x, क्योंकि उनका आपस में तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं x/3 और 3x का। तो आप उन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके भी अगर कुछ वैल्यूज लेंगे इस तरीके की, तो देन ऑल्सो यू कैन नॉट डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन वेदर x इज एन इंटीजर और नॉट, ठीक है। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है बात, ठीक है। चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर, गिव मी द आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है लेट p बी अ 2 डिजिट नंबर, p जो है वो एक 2 डिजिट का नंबर है, q बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। यानी कि अगर p जो है वो xy है, दैट इज 2 डिजिट नंबर, तो q क्या है, q इज नथिंग बट yx, सेम डिजिट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, है ना। अब वो कह रहा है कि p इंटू क्यू p मल्टीप्लाइड बाई q इज इक्वल टू 2430, ठीक है, 2430 है। तो आपको p और q के बीच का डिफरेंस निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट p माइनस q, आपको p माइनस q की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन का स्पेसिफिकली अगर आप इंटरनेट पर सॉल्यूशन चेक करोगे तो कई सारे तरीके के लॉजिक दिए गए हैं, ठीक है। तो उन लॉजिक्स को आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक चीज़ ये सोचो कि आपको जो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लेके आना है और वो दो नंबर्स ऐसे हैं कि डिजिट्स उनमें इंटरचेंज है,
ठीक है। और आपको जो ये मल्टीप्लिकेशन लेके आना है, ये आप अगर देख पा रहे हो, है ना, आपको एक नंबर पता है दैट इज 50, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, यस और नो? उसके कुछ आसपास है ये, हाँ कि ना? तो यानी कि आपके ये जो पी और क्यू नंबर्स हैं ये कुछ ऐसे ही हैं, लगभग 50 के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, सो दैट कि इनका प्रोडक्ट इसके आसपास आ रहा है ना? तो अब आप 50 के आसपास, यानी कि एक नंबर 50 से ज़्यादा एक नंबर 50 से कम करके देखें, और वो भी ऐसा चेक करें जिसमें दोनों डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो रही हो। जैसे ही आप इतना दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि दिस विल इज़ नथिंग बट 45 इंटू 54, 45 इंटू 54 विल गिव यू 2430, है ना? तो यहाँ पर दोनों डिजिट्स भी आपको दिख रही हैं, इंटरचेंज है। दिस इज लेट से पी एंड दिस इज लेट से क्यू, तो इनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस इज नथिंग बट 54 माइनस 45, दैट इज 9। ठीक है, आपको इस तरीके से सोचना होगा, ये थोड़ा सा लेमैन तरीका है। ठीक है, अब इसका जो इंटरनेट पर सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है कि ये जो नंबर है इसके एंड में एक ज़ीरो है, तो ये कोई ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा जिसमें एक फैक्टर या एक डिजिट जो है लास्ट डिजिट, वो मतलब ये जो एक्स वाई और वाई एक्स है इसमें से एक नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो 5 होगी। ठीक है, तो नंबर जो है वो x5 और 5x फॉर्म का होगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यू फाइंड द अदर डिजिट। ठीक है, वो भी लॉजिक ठीक है, मैं लॉजिक के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि उस तरीके की चीज़ आप एग्ज़ाम के कंडीशन में उस सिनारियो में नहीं सोच सकते। अगर कोई सोच लेता है तो वो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ वो तरीके वो हैं जिनको आप रियल में एग्ज़ाम के कंडीशन में सोच सकते हैं। ठीक है ना? आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन जस्ट रीड अ क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट। वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। दो नेचुरल नंबर्स हैं पी और क्यू, और उसके लिए भी कंडीशन दी हुई है कि पी जो है वो एक प्राइम नंबर है ना? प्राइम नंबर मैंने आपको बताया है क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर इटसेल्फ और एक 1। और क्यू जो है, क्यू इज़ अ कंपोजिट नंबर। और ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते हैं अदर देन प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो P इज प्राइम नंबर, Q इज कंपोजिट नंबर। अब आपसे पूछा है कि P क्रॉस Q यानी कि P मल्टीप्लाई बाई Q कैन बी एन ऑड नंबर, Q बाई P कैन बी अ प्राइम नंबर, और P प्लस Q कैन बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा आसान है, और आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बीच में वर्ड दिया हुआ है दैट इज कैन। कैन का मतलब है कि P इंटू क्यू, यानी कि P का मल्टीप्लिकेशन Q के साथ करें तो वो ऑड नंबर हो सकता है। यानी कि अगर आप कोई भी एक ऐसा केस बना दें, है ना, या आपको कोई भी एक ऐसा केस मिल जाए, कोई भी आप रैंडमली नंबर सेलेक्ट करें कि P एक प्राइम नंबर, Q एक कंपोजिट नंबर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक ऑड नंबर हो सकता है अगर, तो यू गेट द आंसर। ठीक है, अब अगर मैं P इंटू क्यू की बात करूँ, P इंटू क्यू, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे इनको एक ऑड नंबर बनाना है। P मेरा प्राइम नंबर है, Q मेरा कंपोजिट नंबर है। लेट से P इज 3, है ना, Q इज लेट से 9। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 27, एंड 27 इज ऑड, तो ठीक हो गया, ऑड नंबर हो सकता है, यस हो सकता है। Q बाई P कैन बी प्राइम, Q बाई P कैन बी प्राइम। ठीक है, Q बाई P जो है वो प्राइम हो सकता है। Q इज अ कंपोजिट नंबर अगेन। लेट से Q इज 33। ठीक है, 33 इज कंपोजिट, P इज प्राइम, लेट से इट इज 3 डिवाइड बाय 33 by 3 that is 11, 11 is a prime number, yes or no, yes or no, है ना? लेकिन अच्छा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये P बाई क्यू होता कि P बाई क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, तो वो सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि P बाई क्यू, P इज इन इट सेल्फ, यहाँ पर तो Q बाई P प्राइम नंबर हो गया, वो इसलिए क्योंकि ये जो ऊपर नंबर है ये कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर मतलब इसमें इस नंबर और 1 के अलावा कोई और फैक्टर होगा, जैसे 33 इज 11 इंटू 3,
तो इस नंबर के जो फैक्टर बनेंगे 33 के, वो 3 फैक्टर होंगे, दैट इज 1 3 एंड 11 लेकिन अगर यही चीज जस्ट अपोजिट होती कि p बाई क्यू कैन बी प्राइम, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर p प्राइम नंबर है तो उसका उस नंबर और 1 के अलावा कोई और फैक्टर है ही नहीं, तो आप उसको किसी और नंबर से डिवाइड कर ही नहीं सकते, है ना। और उस किसी और नंबर से डिवाइड अगर नहीं कर सकते तो देन p बाई क्यू कैन नॉट बी प्राइम, बट q बाई p कैन बी प्राइम, ठीक है। और p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, यस, p कैन बी 2 प्राइम नंबर है, 9 इज कंपोजिट नंबर, p प्लस क्यू इज 11 इज अगेन अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जो कैन वाले क्वेश्चन है ना कि दिस कैन बी, कैन का मतलब होता है हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। और हो सकता है वाले क्वेश्चनों को करने के लिए आसानी इसलिए भी है क्योंकि आपको जस्ट एक कोई भी ऐसा नंबर चूज करके सेलेक्ट करके अगर आप किसी भी एक चीज़ में इसको प्रूफ कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो देन इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई टू जस्ट रीड इट, पॉज द वीडियो एंड गिव मी द आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ 15 into 14 into 13 and so on up to 3 to 1 is equal to 3 power m into n, where m and n are positive integers, then what is the maximum value of m? ठीक है, अब देखो यहां पर आप समझो, आपको बेसिकली 3 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, है ना, क्योंकि पावर m जो है वो 3 की पावर है, तो 3 के फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं, मतलब 3 के कहाँ पर 3 आएगा, तो 15 है, 15 कैन बी रिटर्न एज 5 into 3, ठीक है। 14 में कोई 3 नहीं होगा, 13 में कोई 3 नहीं होगा, देन यू विल हैव अ नंबर दैट इज 12, 12 इज 4 into 3, ठीक है। उसके बाद आएगा 11, 3 नहीं होगा, 10, 3 नहीं होगा, देन यू विल हैव 9, 9 इज 3 into 3, ठीक है। फिर 8 आएगा, 3 नहीं होगा, 7 आएगा, 3 नहीं होगा, 6 आएगा, 6 विल हैव 3 into 2, ठीक है। और फिर ये लास्ट में एक 3 यहाँ पर और है ही है, ठीक है, ये वाला। अब टोटल 3 कितने बन रहे हैं इसमें, दैट इज 3, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप 3 के टर्म्स में लिखना शुरू करो तो 3 की पावर 6 इंटू समथिंग, समथिंग मतलब जो ये बाकी बचे हुए नंबर होंगे, जैसे 5 into 4, है ना, इंटू 11 into 10, वो सब कुछ, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3 power m into n। तो जो ये वाली चीज़ बन रही है बची हुई, ये तो n है ना। और यहाँ से आप इन दोनों चीज़ों को अगर कंपेयर करो तो यू विल गेट m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6, ठीक है। और मैक्सिमम इसीलिए पूछा है ताकि आप सारी उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। अगर आप कुछ चीज़ को छोड़ देते हो तो फिर वो n में भी आ सकती है, बट इन दैट केस द m विल नॉट बी मैक्सिमम। तो m की मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम हेयर इज 6, ठीक है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर। चले आगे बढ़े, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। लेट्स से देयर आर 3 इंटीजर्स 1 2 एंड 3, इनका जो सम होगा, है ना, सम दैट इज 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज 1 × 2 × 3 इज ऑल्सो 6, ठीक है। तो दीज आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विच हैव प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर सम। इसके बाद अगर आप -1 0 और 1 ले लें, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर विच आर नॉट डेसिमल्स एंड नॉट फ्रैक्शंस, एंड इट इंक्लूड्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एंड जीरो एज वेल। तो -1 0 एंड 1 ये भी 3 कंसेक्यूटिव हो गए, -1 + 0 + 1 इज इक्वल टू 0, है ना। और इनका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे दैट इज -1 × 0 × 1 दैट इज ऑल्सो 0। तो एक ये है, एक ये है ना। अब एक तीसरा भी होता है दैट इज -1 -2 -3, इनका अगर आप सम निकालेंगे दैट इज -1 + -2
प्लस -3 कितना आएगा, -6, और इनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज -1 इंटू -2 इंटू -3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इज 6, बट माइनस माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो अगेन इट बिकम्स माइनस. सो इन दैट केस दिस इज द थर्ड वन. तो ये तीन आपके ऐसे पॉसिबल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, दैट इज 1 2 3, -1 -2 -3 एंड -1 0 1. ठीक है. तो एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ का ध्यान भी रखना होता है कि इंटीजर्स क्या नेगेटिव हो सकते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं है तो आप सिर्फ एक ये वाला लेके 1 2 3 करके इसको छोड़ देंगे. ठीक है. इसलिए ध्यान रखना होता है कि इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड होती हैं. सो फॉर दिस द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 3. क्लियर है, क्लियर है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 100. बिल्कुल सेम जैसा हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था वैसा ही है. जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव मी द आंसर. देखो 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 100. मैंने आपको इसमें कल एक चीज़ बताई थी कि जब इस तरीके का आपको कुछ दिखाई दे तो आप थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. आप इसको 5 से कट करेंगे तो यू विल हैव 20, 5 से कट करेंगे तो यू विल हैव 19, 5 से कट करेंगे यू विल हैव 4, 5 से सॉरी ये नहीं कटेगा, 5 से कट करेंगे यू विल हैव 17. ठीक है. अब इसको आप 4 से अगर कट करते हैं तो दिस इज 24, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया. तो दैट मीन्स व्हेन दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल सो द रिमाइंडर इज 0. ठीक है. जब कोई चीज़ पूरी कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है तो देन रिमाइंडर इज 0. या दूसरा तरीका भी है ना. दूसरा तरीका कौन सा है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको कल दूसरा तरीका बताया था कि 85 डिवाइडेड बाय 100 उसका रिमाइंडर निकालें, 87 डिवाइडेड बाय 100 उसका रिमाइंडर निकालें. आप उस तरीके से भी अगर करेंगे तो देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर एज 0 ओनली. ठीक है. और मैं चाहूँगा कि एक बार आप वो वाला जो मेथड है दूसरा वाला उसको आप लोग खुद से ट्राई करके ज़रूर देखें. ठीक है. आई होप क्लियर है बात. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो 2025 की नहीं बल्कि 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स आप 2026 में देंगे तो सी सेट भी आपको पढ़ना होगा. तो हम आप लोगों के लिए इसीलिए एक नया बैच जो है वो सी सेट का लेके आए हैं जो 1 जून 2025 से शुरू होगा. और इसमें तीनों ही चीज़ें रहेंगी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन. तो आप लोग जितना जल्दी इसको ज्वाइन कर लें यू विल हैव द बेनिफिट्स. 1499 में आपको ये बैच मिल रहा है अगर आप 21 अप्रैल तक एनरोल करते हैं. अगर आप 11 मई तक एनरोल करते हैं तो 1749 का आपको ये बैच मिल रहा है. और अगर आप 31 मई तक एनरोल करते हैं तो 1999 का ये बैच मिल रहा है. और 1 जून से हमारी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें जाके एनरोल ज़रूर करें. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर. 2023 के क्वेश्चंस में हम लोग अब आ चुके हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242 टू द पावर दिस. ठीक है. आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है. अब यूनिट डिजिट निकालने में आपको एक चीज़ तो पता होगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये यहाँ पर कोई भी नंबर दिया हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंप्लीट नंबर. ठीक है. इस पूरे नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है. आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जो है इस पूरे नंबर की जो लास्ट डिजिट है उस पर होना चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट से ही अफेक्टेड होती है. एंड दिस इज़ 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1. ठीक है. ये है पावर में. अब बेसिकली फिर इसमें आपको करना क्या है, सिंपल आपको साइक्लिसिटी चेक करनी होती है. और मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि आप ये चीज़ ध्यान रखें. आपने भले ही अलग अलग साइक्लिसिटी पढ़ी होगी अलग अलग नंबर्स की, बट इस बात को ध्यान रखें कि हर नंबर की जो साइक्लिसिटी है दैट इज़ 4. ठीक है. तो यानी कि इसकी साइक्लिसिटी अगर 4 है तो आपको इस नंबर को, ये जो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसको 4 से डिवाइड करना है ना. उसके बाद आपको पता लगेगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है एंड देन यू विल फाइंड आउट द यूनिट डिजिट.
अब इस नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो पहले आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करो। उससे बेटर ये है कि आपने जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं या जो उसका कंसेप्ट पढ़ा है, आप 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 दिस डिवाइडेड बाई 4 इसका रिमाइंडर निकाल लो। यही तो आपको करना है बेसिकली, है ना। तो इसका रिमाइंडर आप निकालोगे तो 9/4, 9 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज 1, 7 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज 3, 5 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज 1, 3 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज 1। सो दिस बिकम्स 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, यानी कि 9 है, यानी कि 9/4, क्योंकि 9 है और 9 4 से बड़ा है तो अगेन यू विल डिवाइडेड 9 डिवाइडेड बाई 4 द रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा नंबर बन रहा है दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 1, है ना। सो 2 की पावर 1 इज नथिंग बट 2, सो द यूनिट डिजिट फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है बात। आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं बट इट विल टेक लॉन्गर टाइम, कि आप इस पूरे को पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसको 4 से डिवाइड करें फिर आप उसका रिमाइंडर चेक करें, आएगा वो लास्ट में 1 ही, लेकिन इट विल जस्ट टेक मोर टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हालांकि जस्ट एक बार आप वीडियो पॉज करें एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको मैं ये मानता हूँ कि एग्ज़ाम की कंडीशन में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मुश्किल है। ठीक है, क्यों है मुश्किल? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक डी एक 3 डिजिट का नंबर है, सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज लीस्ट। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है और उस नंबर का जब आप डिवाइड करते हैं विद द सम ऑफ डिजिट्स वो लीस्ट है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ डी। ठीक है, अब देखो आपको सीधी सी बात है, नंबर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, वो आपको जो रेशियो है, जो फ्रैक्शन है, वो लीस्ट बनाना है। लीस्ट बनाना है मतलब ऊपर का जो नंबर है वो सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो छोटे से छोटा होना चाहिए, तभी जब न्यूमरेटर जितना छोटा होगा और डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा तभी वो फ्रैक्शन क्या हो सकता है, छोटे से छोटा हो सकता है। तो अगर मैं 3 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से अगर लेना शुरू करूं, लेट से 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 100। अब 100 को जब मैं सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करता हूं, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा इस केस में, 1 + 0 + 0 दैट इज 1। तो ये रेशियो आ रहा है 100। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं, लेट से 101। ठीक है, लेट से मैं अगला नंबर इसको थोड़ा सा बड़ा करके 101 लेता हूं। नाउ द सम ऑफ डिजिट्स इज 1 + 0 + 1 दैट इज 2। तो ये हो जाएगा 50.5। ठीक है, थोड़ा कम हुआ। थोड़ा मैं इसको और बड़ा करता हूँ, लेट से 102 डिवाइडेड बाय, नाउ द सम ऑफ डिजिट्स विल बी 3। अब ये हो जाएगा 34। तो ये लगातार आप देख रहे हो कम हो रहा है। अब मैं अगला नंबर लेता हूँ, लेट से 103 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 25.75। अगेन ये कम हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता रहूँ एंड इफ आई रीच लेट से 109 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस विल बी 10.9। ठीक है, ये इतना कम हो गया। अब जैसे ही मैं अगर इसका जो अगला नंबर होगा दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा फिर से 55 आ गया, ये फिर से बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि मुझे जो नंबर नीचे ऊपर रखना है वो लगभग 9 के आसपास उसमें कुछ रखना है, सो दैट कि नीचे का जो डिनोमिनेटर हो वो थोड़ा सा बड़ा हो। और डिनोमिनेटर तभी बड़ा हो सकता है जब ऊपर कहीं पर कोई ऐसा नंबर हो जो 9 वगैरह हो। ठीक है, अब अगर आप एक चीज़ ये देखो कि मैं ऊपर, क्योंकि नीचे अगर मुझे नंबर बड़ा करना है और ऊपर अगर मैं 2 9 ले आऊँ, लेट से 199, तो नीचे का मेरा जो नंबर है वो 9 + 9 इज 18 और 1 19, काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया ना। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 10.47 के आसपास। ठीक है, और इससे ज़्यादा आप इसको कम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको, अब आप ये कहोगे कि मैं इसको सम अगर बढ़ाना चाहता हूँ
तो मैं यहाँ पर 199 की जगह 299 कर लूँ। तो लेकिन जब आप 299 करोगे तो 299 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 9 + 9 + 2 दैट इज़ 20। ठीक है, आप इसको अगर 299 करोगे डिवाइडेड बाय 20 तो ये लगभग नंबर अप्रॉक्सीमेटली 15 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, वो इतना कम नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? अगर आप सिमिलरली 399 करेंगे तो 399 विल बी डिवाइडेड बाय 21, तो वो उतना ज़्यादा कम नहीं होगा। दिस इज़ द ओनली नंबर विच इज़ द लीस्ट इन सच सिनेरियो। तो आपको हंड्रेड्स प्लेस और यूनिट प्लेस के बीच का डिफरेंस चाहिए, दैट इज़ 9 - 1 इज़ 8। ठीक है, बट एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि दिस इज़ द क्वेश्चन टू बी लेफ्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको आपको छोड़ देना है, ऐसा क्वेश्चन ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आप अगर वैल्यूज़ देखना शुरू करें तो आप कहीं पर भी रुक के आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे गलती होने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है बात? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023। ठीक है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं पी क्यू आर एस टी, उनमें से 3 जो है वो इवन है और 2 जो है वो ऑड है। ठीक है, लेकिन कौन से ऑड है कौन से इवन है ये हमें नहीं पता। कंसिडर द फॉलोइंग, p + q + r - s - t इज डेफिनेटली इवन एंड 2p + q + 2r - 2s + t इज डेफिनेटली ऑड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बिकॉज सिंस द वर्ड गिवन इज डेफिनेटली, तो डेफिनेटली का मतलब है कि इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिनारियो, कोई भी ऑड हो कोई भी इवन हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप कोई भी एक कंडीशन ऐसी बना दें कि जब ये दोनों डेफिनेटली इवन या डेफिनेटली ऑड नहीं होगा तो वो गलत हो जाएंगे, स्टेटमेंट 1 और 2, है ना। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ अभी आई थिंक सबसे पहली क्लास जब हमने नंबर सिस्टम की डिस्कस की थी डे बिफोर यस्टरडे, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप प्लस माइनस करते हैं तो उसमें इवन प्लस ऑड या इवन प्लस इवन या ऑड प्लस ऑड, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आप प्लस में कर रहे हैं या माइनस में कर रहे हैं। तो आप इन 5 को अगर p + q + r + s + t कर लें, ठीक है, अब इन 5 में से कोई 3 इवन है और कोई 2 ऑड है। ठीक है, आप किसी को कुछ भी मान लें, लेट से दिस इज इवन, ठीक है, लेट से दिस इज ऑड, लेट से दिस इज इवन, लेट से दिस इज ऑड, लेट से दिस इज इवन, कुछ भी मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी इवन मान लें किसी को भी ऑड मान लें। ठीक है, अब आप इनको ऐड करना शुरू करें, इवन प्लस ऑड विल गिव यू ऑड, ऑड प्लस इवन विल गिव यू ऑड, ऑड प्लस ऑड विल गिव यू इवन एंड इवन प्लस इवन विल गिव यू इवन। ठीक है, आप इनका ऑर्डर कुछ भी रख लें, किसी को भी ऑड मान लें किसी को भी इवन मान लें, यू विल ऑलवेज गेट द सम एज इवन ओनली। ठीक है, यू विल गेट द सम एज इवन ओनली। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि 5 में से 2 ऑड हैं 3 इवन हैं, तो इवन प्लस इवन प्लस इवन विल गिव यू इवन और ऑड प्लस ऑड विल गिव यू इवन। तो इवन प्लस इवन को जब आप ऐड करोगे तो यू विल डेफिनेटली हैव इवन ऑलवेज। ठीक है, तो पहला वाला तो करेक्ट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है वो हम चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 2p + q + 2r माइनस की जगह मैंने फिर से मैं कहूँगा आप प्लस कर लें, क्योंकि माइनस और प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इवन और ऑड का। अब देखो, यहाँ पर p जो है, जो p है वो इवन हो या ऑड हो, लेकिन सिंस इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो क्या बन गया, इवन। ठीक है, चाहे ये ऑड हो p या इवन हो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके तो इवन बन गया। सिमिलरली ये जो 2r है, r आपका ऑड हो या इवन हो, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी इवन बन गया। सिमिलरली s इवन हो या ऑड हो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये इवन बन गया। ठीक है, तो यानी कि आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें 3 इवन हो गए, इवन प्लस इवन प्लस इवन विल बिकम्स इवन। तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो इवेंचुअली इवन प्लस q + t ये बन गया।
यस और नो। अब आप यहाँ से कंडीशंस चेक कर सकते हैं। अब आपके पास, आपको ये पता है कि इन 5 में से 2 ऑड है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो Q प्लस टी है, यानी कि Q और T है, ये हो सकता है कि या तो ये दोनों ऑड हो सकता है, या फिर ये दोनों इवन हो, है ना। हो सकता है कि ऑड यहाँ कहीं आ गए हों, P R और S में से ही कोई 2 ऑड हो गए हों, वी डोंट नो। बट हमने तो ये देखा ना कि क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करा है तो वो सब इवन है, ठीक है। अब ये Q प्लस टी या फिर मैं कहूँ कि जो Q और T है, या तो वो दोनों ऑड है या वो दोनों इवन है, या उनमें से कोई एक इवन है कोई ऑड है, ठीक है। अगर ये दोनों ऑड है, अगर ये दोनों ऑड हैं तो इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, मैं कह रहा हूं ये दोनों ऑड है, लेट्स से इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड इज ऑड प्लस ऑड इज इवन, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इनमें से एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड है एक इवन है, ठीक है। तो एक ऑड है और एक इवन है, तो इवन प्लस ऑड प्लस इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड, ऑड प्लस इवन इज ऑड, तो दिस विल बिकम ऑड इन दिस केस, ठीक है। और अगर मान लो दोनों इवन है तो इवन प्लस इवन विल अगेन बिकम इवन। तो यानी कि डेफिनेटली ऑड नहीं आ रहा है ना। 3 केसेस जो मैंने आपको बताए उनमें से सिर्फ एक ही केस में ऑड आ रहा है, बाकी 2 केसेस में इवन आ रहा है। सो दिस इज नॉट डेफिनेटली ऑड, ठीक है। डेफिनेटली का मतलब है कि इट हैज़ टू बी ऑलवेज ऑड। जैसे यहाँ पर हमने देखा पहले वाले में आप कुछ भी कर लें, किसी को भी इवन किसी को भी ऑड माने, बट दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू डेफिनेटली इवन, है ना, या इवन इन एवरी केस। बट यहाँ पर इवन इन ऑड इन एवरी केस नहीं आ रहा है। सो द आंसर बिकम्स ओनली 1, ठीक है, आंसर बिकम्स ओनली 1। क्लियर है, ठीक। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xyz इज डिविजिबल बाय। अब देखो, अगर आपको कल याद हो, हमने एक लंबा सा नंबर डिस्कस किया था, डिविजिबिलिटी बाय 7 हम चेक कर रहे थे, p की वैल्यू हमें निकालनी थी, और वहाँ पर मैंने आपको उसका एक ट्रिपलेट रूल बताया था, है ना, कि ऑड ट्रिपलेट्स इवन ट्रिपलेट्स उनका सम करना है, फिर उनका डिफरेंस लेना है, एंड दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 0 और एनी मल्टीपल ऑफ 7। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो जो ट्रिपलेट रूल है वो 7, 11 और 13 तीनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए या तीनों की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए काम आता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन नंबर इस तरीके का है, दैट इज एक्स वाई जेड। तो ये किससे डिविजिबल होगा? अब इसमें अगर आप ट्रिपलेट रूल लगाएं तो दिस इज योर ऑड ट्रिपलेट एंड दिस वन इज योर इवन ट्रिपलेट। तो ऑड ट्रिपलेट माइनस इवन ट्रिपलेट अगर आप करेंगे, ऑड ट्रिपलेट माइनस इवन ट्रिपलेट अगर आप करेंगे तो क्या होगा? एक्स वाई जेड ये भी है, एक्स वाई जेड ये भी है ना, वो कोई भी नंबर हो इसी फॉर्म में तो दे विल गेट कैंसिल एंड इट विल कम आउट टू बी 0, ठीक है। और अगर ये 0 है तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 7, 11 एज वेल एज 13, क्योंकि तीनों की डिविजिबिलिटी रूल यही कहती है कि अगर जो इस तरीके का ट्रिपलेट रूल आप लगा रहे हैं, अगर वो 0 के बराबर है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। वैसे भी इस नंबर के जब आप फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं ना, इस तरीके का अगर कोई नंबर होता है एक्स वाई जेड टर्म्स में, उसका अगर आप फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक फैक्टर आता है 1001 एंड 1001 इसमें आपका 7 भी है, इसमें आपका 11 भी है और इसमें आपका 37 भी है, सॉरी 13 भी है, ठीक है। 11 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। सो देयरफॉर दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। हम जब अपनी क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हमने इसका पूरा प्रूफ देखा हुआ है, बट यहाँ पर आपको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इस बात को
ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। यानी कि आप 9 लिख रहे हैं, 9 9 9 9 9 ऐसे करते करते कितनी बार, 99 टाइम्स। यू हैव रिटन 9 एट 99 टाइम्स। और जब उस नंबर को आप डिवाइड करोगे 13 से, सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो 13 की डिविजिबिलिटी का तरीका वही है चेक करने का कि जब आप इस तरफ से लेके, क्योंकि आपके पास ये 999999 टाइम्स लिखा हुआ है, जब आप इस तरफ से ट्रिपलेट बनाने शुरू करोगे तो हर 6 का जो एक पेयर होगा वो इसी फॉर्म का होगा या नहीं होगा, XYZ ही होगा ना, वो 999999। तो जो आपके ऑड ट्रिपलेट और इवन ट्रिपलेट के 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा वो तो कैंसिल आउट होता चला जाएगा, और लास्ट में आपके पास ये 3 डिजिट बच जाएंगी, है ना। क्योंकि 16 टाइम्स अगर आप 999 के जो पेयर होंगे 6 अगर वो बनाएंगे तो 16 बनेंगे ऐसे, और लास्ट में ये 999 3 बच जाएंगे बिकॉज इट इज़ रिटन 99 टाइम्स। ठीक है, तो यानी कि आपको इवेंचुअली 999 डिवाइडेड बाय 13 इसका रिमाइंडर निकालना है। इसका रिमाइंडर निकालना तो आसान है, ये तो मैनुअली निकाल सकते हैं। 99 डिवाइडेड बाय 13 विल गिव यू 7 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 13 7 91, रिमाइंडर विल बी 8 89, है ना। और 13 6 इज 78, so you will have the remainder as 89 minus 78, that means remainder will be 11. Remainder will be 11. So you will have the answer as 1 1, that is 11. ठीक है, आई होप बात क्लियर है। तो यहाँ पर भी वही वाली चीज़, वही वाला कंसेप्ट जो ट्रिपलेट रूल है वही यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और हैं, टोटल 15 क्वेश्चन है आज हमारे पास। तो अगेन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन जस्ट रीड इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गिव द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। एक नंबर है 9 डिजिट का, उसकी हर डिजिट जो है वो 1 है, दैट इज 1 1 1 1 1 5 6 7 8 9, ये नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, यानी कि इस नंबर को आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हो गया इसका स्क्वायर, है ना। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, तो इसका जो स्क्वायर करने के बाद नंबर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट्स आपको बताना है। अच्छा, इसके लिए आपको एक चीज़ पता होगी, एक कंसेप्ट बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि 11 का अगर हम स्क्वायर करें तो दैट इज़ 1 2 1, अगर हम 1 1 1 का स्क्वायर करें तो दैट इज़ 1 2 3 2 1, अगर हम 1 1 1 1 4 टाइम्स इसका स्क्वायर करें तो दिस इज 1 2 3 4 3 2 1, यानी कि जितने भी 1 1 1 हैं उनका हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो आपको जैसे 2 1 है तो 1 से 2 तक जाना है फिर वापस आ जाना है। सिमिलरली 1 1 1 3 टाइम्स है तो 1 2 3 फिर 2 1 फिर रिवर्स हो जाना है। 1 1 1 1 4 टाइम्स है तो 1 2 3 4 3 2 1, ये ऐसे ही आता है। तो सिमिलरली जब आप ये 9 टाइम्स है इसका आप स्क्वायर करोगे तो यू विल हैव द आंसर, मतलब उसका जो नंबर आएगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 1 है ना और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो यू विल गो टिल 9 और उसके बाद आप वापस आ जाओगे 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब आपको ये सारे डिजिट्स का सम निकालना है। अगर आपको वैसे कोई और तरीका नहीं पता तो आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं, बट अगर आपको पता है कि ये जो 1 से लेकर 9 है इनका सम होता है 45, और 8 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 8 तक, क्योंकि अगर ये 45 है और इसमें से अगर आप 9 हटा दें तो 1 से 8 तक का सम आ जाएगा, दैट मीन्स दिस इज 36। इन दोनों को आप ऐड कर लें सो यू विल गेट द सम एज 81। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है या इसमें कोई इशू है तो आप इसको लेमैन की तरह 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। बस ये चीज़ें पता होगी तो थोड़ा सा टाइम आपका बच जाता है। सो फॉर दिस योर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 81। क्लियर है, ठीक है, चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गिव द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का भी एक सिस्टमेटिक तरीका है। आप अगर 10 से लेकर 19 तक की बात करें, शुरुआत में आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालनी है, ये ध्यान रखना। तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब जैसे 10 होगा तो ये, फिर 11 होगा तो 1 + 1, फिर 12 होगा तो 1 + 2 प्लस सो ऑन अप टू 1 + 9 19 में। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखें कि 1 1 1 1 1 1 9 10 टाइम्स, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक। दिस मीन्स दीज आर टोटल 10 नंबर्स। और ये जो इनिशियल वाला 1 है ये कितनी बार आ रहा है? 10 बार। ठीक है, तो 1 इज कमिंग 10 टाइम्स, दैट मीन्स दिस इज 10। और प्लस 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज n n + 1/2। ठीक है, तो 9 नंबर्स हो गए, तो 9 × 10/2 दैट इज 45। ठीक है, आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही रहने दें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको ऐड ना करें। मैं बताऊंगा क्यों। तो 10 से लेकर 19 तक की जो नंबर्स हैं उनका सम ऑफ डिजिट्स ये है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 20 से 29 तक निकालेंगे तो यू विल हैव व्हाट, इस तरीके से होगा 2 + 0 20 का, प्लस 2 + 1 21, प्लस सो ऑन अप टू 2 + 9। अब अगेन ये जो इनिशियल वाला 2 है ये कितनी बार आ रहा है? 10 बार। सो 10 बार 2 आ रहा है तो दैट बिकम्स 20, एंड दिस इज अगेन 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, दैट मीन्स दिस इज अगेन 45। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने दें। सिमिलरली ऐसे करते करते आप 90 से 99 तक जब जाएंगे तो आपको जो चीज़ यहाँ पर मिलेगी दैट विल बी 90, जैसे ये आ रहा है ना, तो यहाँ पर अब 9 + 0 9 + 1 9 + 2 ऐसे करते करते आएगा, तो दैट विल बी 90 + 45। ठीक है, क्लियर है। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो व्हाट यू विल हैव, यू विल हैव 10 + 20 प्लस सो ऑन अप टू 90, ये पहले वाले टर्म्स है ना, और प्लस 45 × 45 45 45, हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स। लेकिन इसके बाद इसमें एक 1 भी आएगा। क्यों आएगा 1? 1 इसलिए आएगा क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 99 तक चेक किया है, बट आपको चेक कहाँ तक करना है? 100 तक। तो इसलिए 100 के लिए जो सम ऑफ डिजिट्स है दैट विल बी 1 + 0 + 0 दैट इज 1। अब अगेन 10 + 20 + 30 + 40, ये कितना हो जाएगा? 450 प्लस 45 × 9 इज 405 प्लस 1 दैट इज 856। ठीक है, 856। ध्यान रखिएगा इट विल बी 856 नॉट 855, क्योंकि ये लास्ट वाला जो 1 है 100 का, ये ऐड करना नहीं भूलना है। ठीक है, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज 856। क्लियर है? ठीक है ना। चलें, लास्ट क्वेश्चन आज का। जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव मी द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसके लिए आपको, वैसे हम लोगों ने क्लास में जब कराया तो बहुत डिटेल में करें ऐसे क्वेश्चंस, है ना। इसमें आपको एक बेसिक रिमाइंडर थ्योरम पता होती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि D = D × Q + R। ठीक है, वेयर दिस D इज, कैपिटल D इज डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉल d इज डिवाइजर यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, Q इज द कोशेंट जितने टाइम्स वो डिवाइड हो रहा है ना, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है ना, R इज द रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड कर रहे हैं। वही तो कह रहा है इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। कितने ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जब हम इसको डिवाइड करें उन नेचुरल नंबर से तो रिमाइंडर आए 31। ठीक है, यानी कि हमें D के कितने वैल्यूज होंगी वो निकालनी है। हमें डिविडेंड दिया हुआ है 1186, रिमाइंडर दिया हुआ है 31। तो ऐसे क्वेश्चन में बड़ा ही सेट तरीका है, आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ
डिविडेंड माइनस रिमाइंडर विच आर ग्रेटर देन द रिमाइंडर। क्योंकि देखो अगर इसके जो फैक्टर आएंगे, दैट इज डिविडेंड माइनस रिमाइंडर के जो फैक्टर आएंगे, उनमें से आपको ऐसे फैक्टर्स हटाने होंगे जो कि रिमाइंडर से छोटे हैं। क्योंकि अगर कोई नंबर 31 रिमाइंडर दे रहा है तो वो नंबर 31 से छोटा नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लो आप किसी भी नंबर को, लेट्स से इफ़ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 5, तो रिमाइंडर पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4। किसी भी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 5 6 7 8 9 नहीं आ सकता, है ना। द रिमाइंडर हैज़ टू बी, द रिमाइंडर इफ दिस इज द डिवाइजर, तो रिमाइंडर हैज़ टू बी लेस देन द डिवाइजर। तो यहाँ पर आपको सिंस रिमाइंडर की बात हो रही है तो डी माइनस आर, दैट इज डिविडेंड माइनस रिमाइंडर के फैक्टर निकालने हैं। डिविडेंड इज 1186 माइनस 31, दैट इज 1155। आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं विच आर ग्रेटर देन 31, ठीक है। तो 1155 के फैक्टर्स आप निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 3 से करेंगे तो यू विल हैव 385, ठीक है। आप 5 से कर लें, यू विल हैव 7 से कर लें, यू विल हैव 11, 11 से कर लें, यू विल हैव 1। सो 1155 कैन बी रिटन एज 3 पावर 1, 5 पावर 1, 7 पावर 1 एंड 11 पावर 1। अब टोटल फैक्टर्स आपको जब इसमें निकालने होते हैं तो जितनी भी पावर्स हैं उनमें +1 करते हैं, दैट इज 2, 1 + 1 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 इज 2। तो टोटल फैक्टर्स आर 16, ठीक है। टोटल फैक्टर्स आर 16, बट आपको तो ऐसे फैक्टर्स चाहिए विच आर ग्रेटर देन 31, ठीक है। आप ग्रेटर देन 31 ढूंढने से बेटर है कि आप स्मॉलर देन 31 निकाल लें, उसको माइनस कर लें। तो स्मॉलर देन 31 कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 1 3 5 7 11, ठीक है। देन यू हैव 3 × 5 15 एंड 3 × 7 21, ठीक है। 3 × 11 करेंगे 33 विच इज़ ग्रेटर देन 31, पॉसिबल नहीं है। 5 × 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा, वो भी ग्रेटर हो जाएगा। 5 × 7 करेंगे, दैट इज़ 5 × 11 करेंगे 55, वो भी बड़ा है। 7 × 11 करेंगे 77, वो भी बड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सो दीज आर योर 7 फैक्टर्स विच आर लेस देन 31, बट आपको तो फैक्टर्स चाहिए ग्रेटर देन 31। टोटल फैक्टर्स आपके पास 16 है, टोटल फैक्टर्स आपके पास 16 है, उसमें से 7 फैक्टर्स जो हैं दे आर स्मॉलर देन 31, सो यू आर लेफ्ट विद 9 सच फैक्टर्स विच आर ग्रेटर देन रिमाइंडर, दैट इज 31। और वही नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब उतने ही नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं या उतने ही आप कह सकते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं जिनको आप 1186 से डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव 31 एज द रिमाइंडर, ठीक है। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, ठीक है। अब ऐसे जैसे कौन सा फैक्टर होगा, यू विल हैव द फैक्टर लाइक 3 × 11 33। आप 1186 को 33 से डिवाइड करके देखिएगा, यू विल हैव द रिमाइंडर एज 31, ठीक है। या फिर 5 × 7 35 से करके देखिएगा, 1186 डिवाइडेड बाय 35, यू विल हैव द रिमाइंडर एज 31। इन एवरी केस इट विल गिव यू द रिमाइंडर एज 31 ओनली, वही सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और अगर कभी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं एंड द नंबर गेट्स कम्प्लीटली डिविजिबल, सो दैट इज़ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, है ना। फैक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको यही बताया था, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है सिंपली विद द यूज़ ऑफ दिस बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए और ये यूपीएससी बार बार पूछता रहता है तो आपको ध्यान यही रखना है कि लैंग्वेज थोड़ा सा क्वेश्चन की इधर उधर हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन में आपको डिविडेंड माइनस रिमाइंडर के फैक्टर निकालने हैं विच आर ग्रेटर देन रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इज दिस, इसके आपने फैक्टर्स निकाल लिए, दीज आर योर टोटल फैक्टर्स। उनमें से ये फैक्टर्स ऐसे हैं विच आर लेस देन रिमाइंडर, तो बाकी बचे हुए विल बी ग्रेटर देन रिमाइंडर, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे और कल हम लोग फिर से मिलेंगे नंबर सिस्टम के साथ एक बार और, लास्ट टाइम नंबर सिस्टम कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग बाकी टॉपिक्स में आगे चलेंगे। सेशन के शेड्यूल्स अगले हफ्ते तक के मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहाँ से देख सकते हैं,
ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग 2-3 टॉपिक और क्वांट के करेंगे, लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद फिर हम लोग रीजनिंग में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं और कल आप लोगों से फिर से होगी मुलाकात। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे, बेनिफिशियल हो रहे होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक वगैरह ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कोशिश करें कि यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में आप अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अगर वीडियो देख भी रहे हैं तो लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, लाइक करने में क्या दिक्कत है मुझे बताएं। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप करोगे ना तो थोड़ा सा यूट्यूब को भी पता लगता है कि द कंटेंट इज़ बीइंग वॉच्ड, कंटेंट देखा जा रहा है, कंटेंट पसंद किया जा रहा है। तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्या दिक्कत है उसमें। लाइक करने में कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, लाइक तो कर ही सकते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दें, लेकिन कुछ तो करें। और कुछ ना कुछ कमेंट भी लिख सकते हैं कि अच्छा है, नहीं है, कुछ सजेशंस फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर बताएं। लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करें, है ना। यूट्यूब पर भी बहुत कम लोग देखने को आ रहे हैं, और वो भी जो आते हैं वो पता नहीं आते हैं साइलेंटली देख के चले जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या सिचुएशन है ये। ठीक है, कुछ तो करें। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे और कल सेशन में फिर से हम लोग नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।